अस्सलाम वालेकुम। आज हम पंक्चुएशन स्टडी कर रहे हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, ठीक है। पंक्चुएशन क्या है हमारे पास? जब मतलब हम बोलते हैं ना, तो बोलते हैं तो एक हमारा लहजा होता है, एक हमारी टून होती है, ठीक है, जो कि जिससे बात को अगला बंदा ज़्यादा समझता है। लेकिन जब यही अपनी बातें हम रिटन में लिखते हैं स्पीच की फॉर्म में, तो हमें कुछ सैम्बल्स की ज़रूरत होती है अपनी उस टून को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। तो उन सैम्बल्स को जो है हम पंक्चुएशन कहते हैं। तो पंक्चुएशन की डेफिनेशन हम यहाँ पर देख लेते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स आर यूज्ड इन रिटिंग टू सेपरेट सेंटेंसेस एंड देयर एलिमेंट्स एंड टू क्लेरिफाई मीनिंग। ये क्यों इस्तेमाल होती हैं? सेंटेंसेस को सेपरेट करने के लिए या उनके एलिमेंट्स को, और मीनिंग को क्लियर करने के लिए, मतलब अपनी टोन, अपना लहजा बताने के लिए, ठीक है। पंक्चुएशन मार्क्स हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कोमा, अपोस्ट्रोफी, हाइफन, एलिप्सिस, फुल स्टॉप या पीरियड, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क। अब फुल स्टॉप जो है, इसे आप कहाँ यूज़ करते हैं? इसे आप सेंटेंस के एंड पर लगाते हैं। ये सारे हम एक एक करके ना आगे स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है फुल स्टॉप। इसे जो है आप डिक्लेरेटिव, मतलब जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा उसके एंड पर आप लगाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस के एंड पे भी आप ये लगाएंगे, जैसे कि माई डॉग लव्स द पोस्टमैन, मेरा कुत्ता पोस्टमैन से मोहब्बत करता है, ठीक है। और आई वंडर इफ़ द पोस्टमैन हैज़ बीन, मैं हैरान होती हूँ अगर वो मतलब पोस्टमैन होता है, मतलब बाहर दरवाजे पर। तो इसके साथ आपने फुल स्टॉप लगाना है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना। ये देखिए क्वेश्चन मार्क वाले को मैंने गलत किया हुआ है। और इम्पेरेटिव सेंटेंस के आखिर पे, ठीक है, जैसे कि प्लीज़ लीव द रूम, जिसमें जो है इम्पेरेटिव क्या होता है, जिसमें ना हम मतलब उससे कोई दरख्वास्त करें, ठीक है, कि प्लीज़ आप ये काम कर लें या फिर कोई हुक्म दें। तो यहाँ पे मैंने एक इम्पेरेटिव सेंटेंस लिखा है, प्लीज़ लीव द रूम। तो इसके एंड पे भी जो है आपने फुल स्टॉप या पीरियड लगाना है। और इसके अलावा एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, और जब हम ना किसी चीज़ को मतलब उसके फुल नेम की बजाय उसे शॉर्ट करके कॉन्ट्रैक्ट करके लिखें, तो उसके साथ भी जो है हम फुल स्टॉप लगाएंगे। जैसे कि शैल आई आस्क मिस्टर जॉन्स, ठीक है, क्या मैं कह सकूँगा मिस्टर जॉन्स। तो यहाँ पे मैंने मिस्टर पूरा नहीं लिखा, ठीक है, MR लिख के इसके आगे जो है पीरियड या फुल स्टॉप लगा दी है। और इसके अलावा जो है हम, और इसके अलावा ना मतलब यहाँ पे डॉट ना भी लगाएं मिस्टर के साथ तब भी ये सही होगा, लगाएं आपकी मर्ज़ी, ना लगाएं तब भी सही है। और इसके अलावा एब्रीवेशंस में, जैसे कि EG एग्जाम्पल गिवन के लिए हम यूज़ करते हैं, IE इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल के लिए, GOLD यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एब्रीवेशंस के लिए भी हम जो है फुल स्टॉप या पीरियड का इस्तेमाल करेंगे। और ना भी लगाए ना ये, फिर तब भी मतलब EG, IE, CNN ये तब भी सही होंगे। तो कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं फुल स्टॉप या पीरियड को? हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस के एंड पर, इम्पेरेटिव सेंटेंस के एंड पर, और कॉन्ट्रैक्शन जब आप किसी वर्ड की करें, और एब्रीवेशंस में। और उसके बाद है कोमा। अच्छा, एब्रीवेशंस का पता है? जिन एब्रीवेशंस को हम एक ही वर्ड के तौर पर बोल जाते हैं, जैसे कि वापडा, नादरा, इनमें आपने फुल स्टॉप नहीं लगाना। जिन्हें हम अलग अलग वर्ड के तौर पर बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे EG, IE, इनमें जो है आपने लगाना है। उसके बाद है कोमा। कोमा कहाँ इस्तेमाल होता है? टू सेपरेट सीरीज़ ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स की सीरीज़ को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। जैसे कि नाउन की सीरीज़ हो, एडजेक्टिव की हो, वर्ब्स की हो या एडवर्ब्स की। जैसे कि टॉम, एना, जिम एंड रिचर्ड वेंट फॉर मीटिंग, ठीक है। तो ये सारी एक सीरीज़ है वर्ड्स की। इस सारी सीरीज़ को सेपरेट करने के लिए टॉम, एना और जिम को मैंने जो है कोमा का यूज़ किया। और डेविड, और इसके अलावा एडजेक्टिव को सेपरेट करने के लिए भी, जैसा कि डेविड इज़ एन इंटेलिजेंट, लॉयल एंड हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय। डेविड जो है एक ज़हीन, वफादार और मेहनती फ़र्द है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी इसकी एडजेक्टिव्स हैं, इसकी खूबियाँ हैं, जिन्हें सेपरेट करने के लिए जो है हमने कोमा लगाया। और इसके अलावा टू सेपरेट अ सीरीज़ ऑफ फ्रेजेस इन अ सेंटेंस, और सेंटेंस के अंदर फ्रेजेस की सीरीज़ को अलग करने के लिए भी जो है हम कोमा लगाएंगे। जैसा कि जॉन कंप्लीटेड हिज होमवर्क, पैक्ड हिज बैग, पॉलिश्ड हिज शूज़ एंड वेंट टू शॉप। अब देखिए इतने सारे फ्रेजेस आ गए कि जॉन ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया, अपना बैग पैक किया, अपने जूते पॉलिश किए और सोने के लिए चला गया। तो ये अब इतने सारे फ्रेजेस हैं, इन सबको अलग करने के लिए हमने कोमा का यूज़ किया, ठीक है। हार्ड वर्क के बाद कोमा, पैक्ड हिज बैग के बाद कोमा, पॉलिश्ड हिज शूज़ एंड वेंट, पॉलिश्ड हिज शूज़ के बाद कोमा लगाने की नीड नहीं है, क्योंकि अब हमने एंड लगा दिया, कंजक्शन जहाँ पर लगा दिया है। और इसके अलावा टू सेपरेट पेरेंथेटिकल एलिमेंट्स, मतलब जिस चीज़ को आपने ब्रैकेट में लिखना है किसी चीज़ की वजाहत करने के लिए, उसे भी जो है आप कोमा से कर सकते हैं।
सेपरेट, जैसे कि अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, ब्रैकेट में क्या होगा, पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कैन बी रिमूव्ड विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। मतलब ये सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसे अगर आप हटा भी देना तो उस सेंटेंस के मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक है। जैसे कि डेविड द हेड बॉय ऑफ द स्कूल हैज़ बीन absent फॉर लास्ट 3 days। डेविड जो कि हेड बॉय था स्कूल था, वो एबसेंट था लास्ट 3 days से। अब यहाँ पे द हेड ऑफ द स्कूल, हेड बॉय ऑफ द स्कूल, इसे आप हटा भी देना तो कोई मसला नहीं है। और दूसरा ये चीज़ ना ब्रैकेट में आती है, तो यहाँ पे ब्रैकेट की जगह आप इसे कोमा से भी जो है शो कर सकते हैं। तो ब्रैकेट पेरेंथेसिस वाली चीज़ बताने के लिए भी जो है आप इसका कोमा का यूज़ कर सकते हैं। और दैट टू सेपरेट कोटेड पार्ट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, और आपने कोटेड पार्ट्स को अलग करना है रेस्ट ऑफ सेंटेंस से, उसके लिए भी जो है आप कोमा का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि द ग्रेट लीडर टोल्ड द क्राउड, ग्रेट लीडर ने क्राउड को बताया, क्या बताया, आई विल फास्ट टिल डेथ अनटिल आवर डिमांड्स आर मेट, ठीक है। मतलब जब तक हमारी डिमांड्स जो हैं पूरी नहीं हो जाती, हम तब तक जो है मौत के बहुत करीब हैं। तो ये उसके कोटेड वर्ड्स हैं। इससे बाकी से अलग करने के लिए जो है हमने कोमा का यूज़ किया, ठीक है। तो कोमा का हमने क्या देखा, वर्ड्स की सीरीज़ को अलग करने के लिए, एडजेक्टिव्स को अलग करने के लिए, फ्रेजेस की सीरीज़ को, प्रिंथेसिस वाली चीज़ को बताने के लिए, और कोटेड पार्ट्स को अलग करने के लिए। और इसके अलावा कोमा के यही रूल्स जो हमने पहले पढ़े हैं, सीरीज़ ऑफ वर्ड्स को अलग करने के लिए, ठीक है, और 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस को जोड़ने के लिए, इंट्रोडक्टरी वर्ड्स को जो है फ्रेजेस या क्लॉजेस को अलग करने के लिए, जैसे कि येस आई विल बी देयर, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्टिव वर्ड है ना, येस आई विल बी देयर, हाँ मैं वहाँ होऊंगा, ठीक है। और हैविंग फाइनली अराइव्ड इन टाउन वी वेंट शॉपिंग, मतलब टाउन में मिलने के बाद जो है हम शॉपिंग पर गए। तो ये इंट्रोडक्टरी फ्रेज़ ही है यहाँ पर, सॉरी इंट्रोडक्टरी क्लास है यहाँ पर, कि फाइनली टाउन में मिलने के बाद। तो इसे अलग करने के लिए भी मैंने कोमा लगाया। और इसके अलावा प्रिंथेटिकल एलिमेंट, जब भी मैंने स्टार्ट में बताया ब्रैकेट वाली बातों को अलग करने के लिए। और टू सेट ऑफ फ्रेजेस, ये 7th पे देखें, टू सेट ऑफ फ्रेजेस टू एक्सप्रेस कंट्रास्ट, मनी इज़ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। और ना मतलब एक ऐसा फ्रेज़ बताने के लिए जिसमें उसकी मतलब गुड रियलिटी के साथ बैड रियलिटी भी बताई गई हो, ठीक है, मतलब उसका तजाद भी हो सकता, जैसे कि मनी इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। दौलत एक अच्छी ग़ुलाम है लेकिन दौलत एक बुरी मालिक है। मतलब जिस बंदे के, ऐसे बंदे के पास दौलत आ जाए जो ज़रा डोमिनेंट नेचर वाला हो, तो उसने तो फिर प्राउड ही करना है, जुल्म ही करना है अपनी दौलत की बेस पर, ठीक है। तो ये एक बैड मास्टर है। और इसके अलावा मनी जो है एक गुड सर्वेंट है, ठीक है। मतलब मनी के ज़रिए से दुनिया में सारे काम पैसे से होते हैं, तो पैसे के ज़रिए से आप किसी को भी ग़ुलाम बना सकते हैं, आप ख़ुद भी पैसे के ग़ुलाम बन सकते हैं। आप देखें पैसे के ग़ुलाम बने हुए हैं, पैसा कमाने के लिए लोग बाय हुक और बाय क्रुक पता नहीं क्या क्या करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे और मैंने क्या बताया, सॉरी ये यहाँ पे, हाँ, टू अवॉइड कन्फ्यूजन से बचने के लिए जो है हम कोमा लगाते हैं। फॉर मोस्ट द ईयर इज़ ऑलरेडी फिनिश्ड, ठीक है, मतलब आखिरकार जो साल है वो पहले ही ख़त्म हो चुका है। आई सा दैट शी वॉज़ बिज़ी एंड प्रिपेयर टू लीव, मैंने देखा कि वो बिज़ी थी और जाने के लिए जो है तैयार थी, ठीक है। आई सा दैट शी वॉज़ बिज़ी एंड प्रिपेयर टू लीव, इसे अगर हम ऐसे ही लिख दें तो कन्फ्यूजन होगी, तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैंने बिज़ी के बाद जो है कोमा लगा दी। और इसके अलावा कोटेड पार्ट्स को अलग करने के लिए, ये हमने पहले भी पढ़ा, टू सेट ऑफ 10 पे देखें, टू सेट ऑफ एक्सप्रेशन दैट इंटरप्ट द क्वेश्चन फ्लो, और ऐसी एक्सप्रेशंस को अलग करने के लिए जो कि मुदाखलत कर रही हैं उस सेंटेंस के फ़्लो में, उसके लिए भी कोमा लगाएंगे। जैसा कि दिस आफ्टर ऑल इज़ अ कंपनी विच इज़ अवाश विद कैश, ठीक है, मतलब ये बहरहाल वो कंपनी है जो कि मनी में डूबी हुई है, दौलत में डूबी हुई है। तो यहाँ पे आफ्टर ऑल जो है ना, मतलब ये इंटरप्शन कर रहा है सेंटेंस में, तो इसे अलग करने के लिए मैंने कोमा लगा दिया। और दूसरा इसका सेंटेंस देखिए, ऑन द अदर हैंड मैनी वुमेन चूज़ टू गो आउट टू वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर ऑन द अदर हैंड जो है, इसे अगर मैं लगा दूँ ना कोमा के बगैर ही, ठीक है, तो ये हैंड और मैनी वूमेन इसे मिला के अजीब सी कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो इसलिए ऑन द अदर हैंड को अलग करने के लिए मैंने कोमा लगा दिया। उसके बाद है कोलन और सेमी कोलन। कोलन कहाँ यूज़ करते हैं, लिस्ट बताने के लिए, कोई सीरीज़ बताने के लिए,
कोटेशन और एक्सप्लेनेशन बताने के लिए, जैसे कि ही वॉज गोइंग टू बाय 3 थिंग्स, वो 3 चीज़ें ख़रीदने जा रहा है, चेयर्स, टेबल्स एंड अटेंसिल्स। ठीक है, मतलब चेयर, टेबल और बर्तन वगैरह। तो ये एक सीरीज़ ही है ना, इस सीरीज़ को बताने से पहले मैंने ये देखें कोलन लगाया हुआ है। और इसके अलावा जॉन रोट आई विश यू अ मैरी क्रिसमस। जॉन ने लिखा कि मैं आपको मैरी क्रिसमस मतलब क्रिसमस की खुशी जो है विश करता हूँ। तो यहाँ पे देखें कि कोटेशन को अलग करने के लिए भी आपने कॉमा लगाया, सॉरी कॉलन लगाया। और इसके अलावा ये कहाँ इस्तेमाल होगा, इंडिपेंडेंट क्लासेस को अलग करने के लिए। ठीक है, जैसे कि दे विल नॉट मेक इट, द स्टोर्म इज़ टू स्ट्रॉन्ग। ठीक है, मतलब वो ये काम नहीं कर सकते क्योंकि जो तूफ़ान आ रहा है वो स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे कंजक्शन की जगह मैंने कॉलन का यूज़ किया, 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस को मिलाने के लिए मैंने कॉलन का इस्तेमाल किया। और इसके अलावा कॉलन का कहाँ इस्तेमाल करेंगे, एम्फेसिस जोर देने के लिए, जैसा कि ही वॉज देयर फॉर 1 पर्सन हिज मदर, वो वहाँ एक शख्स के लिए था जो कि उसकी माँ थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जोर ही दे रही हूँ ना कि वो वहाँ पे किस मकसद के लिए था, अपनी माँ के लिए था। और इसके अलावा यू हैव 2 चॉइसेस, फिनिश द वर्क टुडे और लूज़ द कॉन्ट्रैक्ट। आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो काम आज ही मुकम्मल कर लें या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट ही छोड़ दें। तो ये मैं ज़ोर दे रही हूँ ना एक बात पे, तो ज़ोर देने के लिए मैंने यहाँ पे कॉलन का यूज़ किया। और कहाँ ये कॉलन इस्तेमाल होगा, सेपरेट यूनिट्स ऑफ टाइम, टाइम के यूनिट्स को अलग करने के लिए। जैसे ये 6:30 o'clock मैंने इस सेंटेंस में लिखा हुआ है, सोफिया सेट हर अलार्म क्लॉक फॉर 6:30 AM। तो ये 6 और 30 के बिटवीन मैंने कॉलन लगाया। तो कॉलन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा, लिस्ट, सीरीज़ या कोटेशंस या फिर एक्सप्लेनेशंस वगैरह को बताने के लिए, इंडिपेंडेंट क्लासेस को अलग करने के लिए, जोर देने के लिए, और टाइम वगैरह को अलग करने के लिए। और सेमी कॉलन कहाँ इस्तेमाल होगा, बिटवीन आइटम्स इन अ लिस्ट और सीरीज़ व्हेन द आइटम्स देम सेल्फ कंटेन कोमास। ये लिस्ट के अंदर आइटम्स मतलब चीज़ों को बताने के लिए इस्तेमाल होगा, या फिर सीरीज़ के अंदर आइटम्स यानी कि चीज़ों को बताने के लिए इस्तेमाल होगा जब वो आइटम्स जो है ख़ुद ब खुद अपने साथ कोमास रखते हों। ठीक है, उन्हें अलग करने के लिए, जैसा कि देयर आर 8 मेंबर्स ऑन द टीम, 2 फ्राम चाइना एंड जापान, 3 फ्राम फ्रांस एंड स्पेन, 2 फ्राम ब्राज़ील एंड चाइल एंड 1 फ्राम इंडिया। तो मतलब ऐसे वर्ड जो कि पहले ही मतलब सेपरेट थे और किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं, फिर फर्दर उनकी सेपरेशन आपने ज़ाहिर करनी है, तो उन्हें उससे ज़ाहिर करने के लिए जो है आप सेमी कॉलन लगाएंगे। ठीक है, अब जैसे आप इस एग्जांपल में भी देख सकते हैं, जैसा कि 2 फ्रॉम चाइना एंड जापान, चाइना और जापान पहले अलग अलग चीज़ें हैं जिन्हें कंजक्शन ने जोड़ रखा है, फिर इसे जो है अगले से अलग करने के लिए मैंने सेमी कॉलन लगाया। ठीक है, चाइना और जापान के बाद सेमी कॉलन लगाया, 3 फ्रॉम फ्रांस एंड जापान, फिर इन दोनों को अलग करने के लिए सेमी कॉलन लगाया। तो इस तरह की चीज़ों को सेपरेट करने के लिए भी हम सेमी कॉलन का यूज़ करेंगे। और इसके अलावा ये कहाँ इस्तेमाल होंगे, सेपरेट 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस while still demonstrating that a close relationship exists between them। ये 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस के दरमियान आएंगे और इस बात को जाहिर करेंगे कि मतलब अब इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी इनके दरमियान कोई ना कोई रिलेशन है। जैसा कि दे केम ऑल द वे होम इवन सो दे ऑल न्यू दे हैड टू गो बैक वंस मोर। ठीक है, माई डाटर इज़ अ टीचर, माई सन इज़ अ डॉक्टर। मेरी डाटर टीचर है और मेरा जो मतलब मेरी बेटी टीचर है और जो मेरा बेटा है वो डॉक्टर है। ठीक है, अब ये दोनों अगरचे इंडिपेंडेंट हैं लेकिन रिलेशन है ना, एक रिलेशन है कि उसकी डॉटर उसका सन, तो इन दोनों को जो है अलग करने के लिए हमने सेमी कॉलन लगाया। ठीक है, और इसके अलावा कॉलन और सेमी कॉलन मज़ीद क्या है, कॉलन इज़ अ पंक्चुएशन मार्क consisting of 2 dots one over the other। कॉलन जो है ये हमारे पास एक पंक्चुएशन मार्क है। ठीक है, ये 2 डॉट्स पर मुश्तमिल होता है जिनमें से एक डॉट नीचे होता है और जो दूसरा डॉट होता है वो उसके ऊपर होता है। ठीक है, और ये कहाँ इस्तेमाल होता है, थिंग्स की लिस्ट बताने के लिए ये इस्तेमाल होगा, और इसके अलावा डिपेंडेंट क्लास को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो है ये यूज़ होगा, जो कि ज़ोर देने के लिए इस्तेमाल होगी या फिर इलस्ट्रेट करने के लिए अगली क्लास में किसी आइडिया को। इसकी एग्जांपल अभी हमने पीछे ही स्टडी की। और सेमी कॉलन सेपरेट करेगा सेंटेंसेस को जहाँ पे कंजक्शन मतलब सेमी कॉलन कंजक्शन की जगह इस्तेमाल होगा और सेपरेशन के लिए यूज़ होगा, ये भी हमने पीछे देखा। और लिंक सेंटेंसेज विच आल्सो यूज़ वर्ड सच एज अदरवाइज, हाउएवर, देयरफॉर, एज। और इसके अलावा ऐसे सेंटेंसेस को भी सेमी कॉलन जोड़ेगा जिसके साथ कुछ वर्ड्स भी लगे होंगे उसे जोड़ने के लिए, जैसा कि अदरवाइज, हाउएवर, देयरफॉर वगैरह। ठीक है, और ये किस पर मुश्तमिल होगा सेमी कॉलन, एक डॉट पे और एक कोमा पे।
उसके बाद है कोटेशन मार्क। ये कहाँ यूज़ होगा? टू आइडेंटिफाई प्रीवियसली स्पोकन और रिटन वर्ड, पहले से बोले गए या फिर रिटन वर्ड्स को बताने के लिए। जैसा कि लेनिन सेड अ लाई टोल्ड ऑफन इनफ बिकेम द ट्रूथ, मतलब लेनिन कोई पुराना बंदा था, उसने कहा कि ऐसा झूठ जो कि बार बार बोला जाता है वो बिलाखिर सच बन जाता है। तो ये पुरानी बात है, इसे बताने के लिए मैंने कोटेशन मार्क का यूज़ किया, ठीक है। और टू सिग्निफाई एलिजिट, ठीक है, जैसा कि ब्रूटस वाज अ फ्रेंड। और ना मतलब एलिजिट हम कहते हैं जब हम किसी को ना, किसी की ना कोई तकर्री जाहिर करनी होती है, ठीक है, कि मतलब वो मेरा ये था या फिर वो इस पोस्ट पे ये था, तो इस तरह की चीज़ों को जाहिर करने के लिए। जैसा कि ब्रूटस वाज अ फ्रेंड, ब्रूटस दोस्त था, ठीक है, मतलब वो कौन था, वो किस पोस्ट पे था, वो मेरा क्या लगता था, वो मेरी क्या लगती थी, ये सब बताने के लिए कोटेशन मार्क का यूज़ करेंगे। और इसके अलावा टू हाईलाइट द नेम्स शिप्स बुक्स एंड प्लेस, हाईलाइट करने के लिए प्लेस बुक्स या शिप्स के नामों को, जैसे कि आई रोट मेन कैंप, तो मेन कैंप जो है इसे बताने के लिए मैंने कोटेशन मार्क का यूज़ किया। टू शो दैट अ वर्ड रिफर्स टू अ वर्ड इट्सेल्फ, और ये जाहिर करने के लिए कि एक वर्ड जो है वो जाहिर करता है उसी वर्ड को। मतलब आप ना मतलब कोई वर्ड लेके फिर बताने के लिए कि ये वर्ड ऐसा है वैसा है, या फिर ये वर्ड देखें इसे, ठीक है। तो इस चीज़ को बताने के लिए फिर वो जो वर्ड आपने लिखा है ना, जिसके लिए फिर आप उस सेंटेंस पे वर्ड का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, उसे उसके लिए भी आप कोटेशन मार्क यूज़ करेंगे। जैसा कि मिस्टेक्स इज़ नॉट अ वर्ड आई यूज़, मतलब गलतियाँ वो अल्फाज नहीं है जो कि मेरी डिक्शनरी में है, या फिर गलतियाँ वो लफ्ज़ नहीं है जो कि मैं इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिस्टेक्स, इसे हमने कोटेशन मार्क में लिख दिया। तो कोटेशन मार्क कहाँ इस्तेमाल होगी? पहले से बोले गए या लिखे गए लफ्ज़ को बताने के लिए, किसी की कोई तकर्री प्रीवियसली जाहिर करने के लिए, शिप्स बुक्स या प्लेस को स्पेसिफाई करने के लिए, और वर्ड जो कि किसी और वर्ड की तरफ इशारा कर रहा हो उसे बताने के लिए। और इसके बाद है हमारे पास अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी हमारे पास क्यों इस्तेमाल होगी? अपोस्ट्रोफी जो है ये मलकियत के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है, कि ना, और ना मलकियत दो तरह से हम जाहिर करते हैं। बेजान चीज़ों की जाहिर करनी है तो आप ऑफ लगाएंगे, ठीक है। जैसा कि सॉरी एक मिनट फिर से मैं बताती हूँ। अपोस्ट्रोफी जो है, अपोस्ट्रोफी हैज़ टू मेन डिस्टिंक्ट यूजेज इन इंग्लिश। टू शो पोजेशन, पोजेशन मलकियत बताने के लिए, और ना वर्ड्स की कंट्रक्शन बताने के लिए। द जनरल यूज इज दैट द पोजेसिव ऑफ अ सिंगुलर नाउन इज फॉर्म बाय एन एडिंग अपोस्ट्रोफी एफ वेदर द सिंगुलर नाउन एंड्स इन एस और नॉट। इसमें ना वो कह रही हैं कि एक तो आप वर्ड्स की कॉन्ट्रक्शन को बताने के लिए अपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे, और दूसरा मलकियत। हाँ, मलकियत का मैं क्या स्टार्ट में बता रही थी कि बेजान चीज़ों की मलकियत बतानी है तो आप ऑफ यूज़ करेंगे, जैसे कि लेग ऑफ द चेयर। लेकिन अगर जानदार चीज़ की आपने मलकियत बतानी है, जैसे कि कैट वो जानदार है, तो कैट एस लग कहेंगे, आप अपोस्ट्रोफियल एस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और ये कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स की इसमें कैसे होगी कि जैसे आप ना कभी कभी मतलब वुड की जगह डब्ल्यू कोमा और मतलब डी डाल देते हैं, विल की जगह जो है आप आई डबल एल और कोमा डाल देते हैं। तो इस तरह की वर्ड्स की कॉन्स्ट्रक्शन, तो इस तरह की वर्ड्स की कॉन्ट्रक्शन को जाहिर करने के लिए भी जो है अपोस्ट्रोफियल एस का यूज़ करेंगे। और अपोस्ट्रोफी के रूल्स क्या हैं यह भी मैंने बताए हैं। पोजेशन को जाहिर करने के लिए टू एन अपोस्ट्रोफी कम्स आफ्टर एस इफ़ नाउन इज़ प्लूरल। अगर नाउन वो प्लूरल है ना, तो आपने एस से पहले अपोस्ट्रोफी नहीं लगाना, एस के बाद लगाना है। जैसा कि द गर्ल्स ड्रेसेस लुक नाइस, तो यहाँ पे मैंने गर्ल्स के बाद ही अपोस्ट्रोफी का कोमा लगाना है। अपोस्ट्रोफी कम्स बिफोर द एस इफ नाउन इज़ एन इर्रेगुलर प्लूरल, और प्लूरल फॉर्म में एस से पहले अपोस्ट्रोफियल कोमा तब लगेगा अगर वो इर्रेगुलर प्लूरल होगा। जैसे कि लेट्स गो टू द चिल्ड्रन एस, लेट्स गो टू द चिल्ड्रन एस नर्सरी, ठीक है। इर्रेगुलर प्लूरल कौन से होते हैं? जिनका प्लूरल बनाने के लिए हमें एस नहीं लगाना पड़ता। जैसे अब चाइल्ड है, इसका प्लूरल बनाने के लिए हम चिल्ड्रन का वर्ड यूज़ करेंगे, ना कि चाइल्ड्स कर देंगे, तो ये इर्रेगुलर प्लूरल होता है, ठीक है। तो इस केस में आपने एस के बाद कोमा नहीं लगाना, एस से पहले लगाना है कि चलो बच्चों की नर्सरी में चलते हैं, ठीक है। तो और इसके अलावा ना अपोस्ट्रोफी कम्स बिफोर एस इफ़ द नाउन इज़ सिंगुलर, और ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर वो नाउन सिंगुलर है और जानदार है तो उसके लिए आपने उसकी पोजेशन बतानी है, तो आप एस से पहले कोमा लगाते हैं। जैसे दिस कार एस डिज़ाइन सीम्स मॉडर्न, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने कार के साथ एस यूज़ कर तो दिया है, ठीक है, रेन और मार्टिन ने, लेकिन ये आता नहीं है, ठीक है। अब ये जो मॉडर्न इंग्लिश है इसमें हम क्या करते हैं, जानदार चीज़ों के लिए
ये यूज़ करेंगे अपोस्ट्रॉफी वाला एस, और बेजान चीज़ें जो है उनके लिए ऑफ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें दिस कार एस डिज़ाइन सीम्स गुड, वैसे ही मतलब इस सिंगुलर के हिसाब से आप इसे देख लें, इसका दूसरा केस ना देखें कि ये सिंगुलर है इसलिए अपोस्ट्रॉफी का जो कोमा एस से पहले लगा लो। कॉन्ट्रैक्शन जो कैसे जाहिर करेगा, जैसे कि दे आर लिखते हैं ना, तो यहाँ पे आप ए को स्किप करके उसकी जगह कोमा लगा दें। और उसके बाद है क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन के एंड पर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन स्ट्रक्चर्ड लाइक स्टेटमेंट क्वेश्चन विद क्वेश्चन टैग्स, रेट्रिकल क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन स्ट्रक्चर्ड मतलब क्वेश्चन स्ट्रक्चर की जो स्टेटमेंट होगी, जैसा कि ही इज़ देयर इज़ नॉट ही, हु न्यू। रेट्रिकल क्वेश्चन पता है क्या होता है, जिसमें ना वो मतलब सेंटेंस दिखने में पॉजिटिव या डिक्लेरेटिव होगा, लेकिन जो हमारा लहजा होगा ना उसे पूछने वाला, हमारा लहजा जो है क्वेश्चन वाला होगा। जैसे मैं कहूँ कल छुट्टी है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन अगर मैं कहूँ कल छुट्टी है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब आपको मेरी टोन लग रही होगी कि ये थोड़ी सी इंट्रोगेशन वाली है। तो अगरचे लिखने में ये पॉजिटिव होगा, लेकिन जो मैं इसे बोल रही हूँ ना, ये क्वेश्चन मैं असल में पूछ रही हूँ, तो लिखने में फिर मैं कैसे बताऊंगी कि भाई ये क्वेश्चन है। अगरचे पॉजिटिव है वर्ड्स में, वर्ड्स की शक्ल में ये पॉजिटिव या डिक्लेरेटिव लग रहा है, तो उसके लिए फिर मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगी। इस तरह के क्वेश्चन को रेट्रिकल क्वेश्चन कहेंगे। और एक्सक्लेमेशन मार्क, जहाँ कई इमोशंस की बात हो उन सेंटेंसेस के एंड पे आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दें। ठीक है, सडन, ऑर्डर, इंटेंसिटी, इमोशन, वॉल्यूम, या फिर किसी भी कोई भी जज्बात हो उनकी शिद्दत या फिर उनका अचानक ऑर्डर बताने के लिए। ठीक है, अब ये वॉल्यूम है ना, टैक्सी हम जोर से कहते हैं टैक्सी, भाई टैक्सी रुको, तो इसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएं। बिकॉज आई सेड सो, ठीक है, क्योंकि मैंने ये कहा था, तो यहाँ पे इमोशन की इंटेंसिटी बता रही हैं। और सडन ऑर्डर, गेट द फर्स्ट एड बॉक्स, कि हम अचानक से ऑर्डर दे रहे हैं कि जाओ इब्तदाई इमदाद का डिब्बा लाओ, मुझे चोट लग गई है। और स्लैशेस कहाँ इस्तेमाल होंगी, चॉइस को बताने के लिए। जब दो चीज़ें हो ना कि आप ये भी यूज़ कर सकती हैं या इसकी जगह ये यूज़ कर लें, ठीक है, चॉइस हो, तो वहाँ पे आप स्लैशेस का यूज़ करें। बी श्योर टू यूज़ द राइट टेम्परेचर स्केल, ठीक है, आप श्योर हो जाएं कि राइट टेम्परेचर स्केल जो है इस्तेमाल करें, इस बात की श्योरिटी आप गेन कर लें। अब वो फ़ारेनहाइट भी हम उसे चॉइस दे देते हैं कि फ़ारेनहाइट या सेंटीग्रेड, इन दोनों में से जो राइट है ना वो वाला तुम इस्तेमाल कर लो। यूज स्लैशेस इन फ्रैक्शंस और फार्मूलाज। अब फ्रैक्शन या फिर फार्मूलाज में, ये तो कब से मैथ में हम पढ़ते आ रहे हैं, स्लैश लगाते हैं डिवीजन की सैम्पल को फ्रैक्शन को जाहिर करने के लिए। और इसके अलावा ऑल स्लैश इंफॉर्मेशन टेकन फ्राम फैक्ट मोस्ट, बस ये मैंने बता दिया, अब यहाँ से क्या लेंगे। और इलिप्सिस किस लिए यूज़ होगी, इसके क्या यूजेस है। पहला यूज़ है द रिप्लेसमेंट फॉर ओमिटेड वर्ड्स, जिन लफ्ज़ों को ख़त्म कर दिया है उन्हें बताने के लिए जो है आप इलिप्सिस यूज़ करेंगे। जैसे कि व्हाट गुड फॉर्चून दैट पीपल डू नॉट थिंक, मतलब क्या ही अच्छी बात है कि लोग तो सोचते ही नहीं हैं, लोग तो ख्याल ही नहीं करते अपने किसी एक्शन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्चून के बाद जो है मैंने कुछ वर्ड स्किप कर दिए और फिर अगला सेंटेंस लिख दिया। और इन इलिप्सिस की जगह आना क्या था, व्हाट गुड फॉर्चून फॉर गवर्नमेंट्स, मतलब गवर्नमेंट के लिए कितनी अच्छी बात है ना कि इस गवर्नमेंट के जो लोग हैं, जो सियासतदान हैं, वो कुछ भी करने से पहले सोचते नहीं हैं। ठीक है, और इसके अलावा कहाँ ये अनफिनिश्ड थाट बताने के लिए, जैसा कि आई नो ही डिज़र्व इट बट, मुझे पता है कि वो ये डिज़र्व करता है लेकिन इसके बावजूद। मैंने बस यही बात ख़त्म कर दी, मैं मज़ीद नहीं बताना चाहती। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ये इलिप्सिस के 3 डॉट्स का इस्तेमाल किया। और इसके अलावा ये अब सेकंड है, थर्ड पहले मैंने बता दिया। अ पास फॉर अफेक्ट, किसी अफेक्ट का पास बताने के लिए। देन इट अपेयर्ड आ जैनी, ठीक है, मतलब उसने कोई काम किया, उसने ना, मतलब मिसाल के तौर पर चिराग रगड़ा, ठीक है, तो उससे ना एक भूत नमूदार हुआ। ठीक है, तो फिर ना मैंने कुछ वक्फ़ा दिया और उसके बाद अगली बात की, तो वो वक्फ़ा देने के लिए जो मैं चीज़ यूज़ करूँगी वो इलिप्सिस के 3 डॉट्स होंगे। अ ट्रेल ऑफ इन साइलेंस, वी आर नाउ ऑन आवर ओन, ठीक है, मुकम्मल खामोशी है, वहाँ पे कोई बंदा कोई बात करना चाहता है तो पहले मतलब वो डायरेक्ट ही पूरी बात नहीं कर देगा, वो थोड़ी सी बात करेगा और फिर छोड़ देगा ताकि कोई अगला बात स्टार्ट करे। ठीक है, मतलब उसे निवाला देने के लिए कि थोड़ी सी बात हम करेंगे फिर चुप कर जाएंगे, अगले को छेड़ देंगे कि अब वो बात करे। ठीक है, जैसे वी वर नाउ ऑन आवर ओन, फिर हम जो है अपने ऊपर डिपेंड, ठीक है, इस तरह से, मतलब फिर हम अपने ऊपर डिपेंड कर रहे थे, फिर अगला बंदा खुद ही समझ जाएगा, वो बात छेड़ देगा। तो इलिप्सिस का यूज़ हम
क्यों, कहाँ कहाँ करेंगे? ओमिटेड वर्ड्स के लिए, अनफिनिश्ड थॉट के लिए, इफ़ेक्ट के पास के लिए, ठीक है, और साइलेंस को तोड़ने के लिए। और हाइफन वी एस डैश, ठीक है, इनका कैसे यूज़ करना है? पहले हाइफन इज़ अ सिंबल दैट इज़ स्लाइटली नैरोअर देन अ डैश। हाइफन छोटी होती है, पतली होती है डैश से। द इम डैश इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज द डैश। और जो इम डैश होती है ना, वो डैश के 2 टाइम्स होती है। मतलब सबसे बड़ी इम डैश होगी, उससे छोटी डैश होगी, उससे छोटी एन डैश होगी, और उससे छोटा हाइफन होगा, ठीक है। दे आर डिफरेंट इन अपीयरेंस एंड यूजेज। अब सबसे छोटी है एन डैश, नहीं, सबसे छोटा है हाइफन, उससे बड़ी है एन डैश, उससे बड़ी है एम डैश। पहले हम हाइफन को देख लेते हैं, ये क्यों यूज़ होता है? फॉर हाइफिनेटेड वर्ड, 2 वर्ड्स को जोड़ने के लिए, कंपाउंड वर्ड्स के लिए, ठीक है, जैसा कि गुड लुकिंग, ही वॉज टॉल एंड क्वाइट गुड लुकिंग, तो यहाँ पे गुड और लुकिंग को जोड़ने के लिए लगाया। लिंक प्रीफिक्सेस टू वर्ड, प्रीफिक्सेस को वर्ड से जोड़ने के लिए, जैसे कि द कॉपरेशन बिटवीन द टू इज़ मिनिमल, मतलब उन दोनों के दरमियान कॉपरेशन बहुत कम है, तो कोर ऑपरेशन, ये दोनों प्रीफिक्सेस हैं ना, इन दोनों को जोड़ने के लिए मैंने यूज़ किया। एंड डैश का इस्तेमाल होगा एक्सप्रेस अ पीरियड ऑफ टाइम को पीरियड बताने के लिए, जैसे कि 1998 से सन 2009 तक। और इंडिकेट अ रेंज ऑफ नंबर, और नंबर्स की रेंज बताने के लिए 1 से 50 तक। और एम डैश का इस्तेमाल होगा, ये सेंटेंस में ब्रेक को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होगा, जैसे कि प्लीज़ कॉल माई सुपरवाइज़र जॉन विक ऑन फ्राइडे। प्लीज़ मेरे सुपरवाइज़र जॉन विक को आप फ्राइडे को जो है आप बुला लें, ठीक है। तो ये एक पास को, एक ब्रेक को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होगा। और मार्किंग ऑफ अनइम्पोर्टेंट वर्ड्स, और गैर अहम अल्फाज को मार्क करने के लिए। नेट ज़ान हो जाए, ठीक है। तो हम क्या देख रहे थे? एम डैश को जो है हम देख रहे थे अनइम्पोर्टेंट वर्ड्स को बताने के लिए, जैसा कि टू गेट अ न्यूयॉर्क फ्रॉम हेयर यू आर हेल्डिंग देयर राइट, यू नीड अ कार ऑन ट्रेन। अब ये जो है ना, यू आर हेडिंग देयर, सॉरी हेडिंग है ये, यू आर हेडिंग देयर राइट, कि न्यूयॉर्क की तरफ यहाँ से जाने के लिए, कि आप वहाँ जा रहे हैं, राइट, यू नीड अ कार, और आपको कार या ट्रेन की ज़रूरत है, ठीक है। अब सिंपली भाई आप कह दें कि आपको न्यूयॉर्क जाने के लिए कार या ट्रेन की ज़रूरत है, ये दरमियान वाला भाई हटा ही दो, कि आप वहाँ, आप यहाँ से वहाँ ठीक जा रही हैं, ये एक अनइम्पोर्टेंट है ना। तो इस अनइम्पोर्टेंट को जाहिर करने के लिए एम डैश जो है 2 बार यूज़ किया। और उसके बाद अच्छा, और ना एक बात इसकी ये भी मैं बता दूं कि ना, मतलब कि इसका ना ये भी कहा जाता है कि ना, जब हम जानबूझ के कोई इंटरप्शन ज़ाहिर करें ना, तो उसके लिए एलिप्सिस यूज़ करें। लेकिन अगर कोई आके हमें इंटरप्ट कर दे, ठीक है, हमारी बात में, तो उसके लिए जो है फिर आप यूज़ करें एम डैश, ठीक है। ये इन दोनों का भी कहा जाता है सेंस, कि जो आप जानबूझ के करें, कि मतलब अगले बंदे को पता होगा, वो समझ जाएगा, आगे मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप उन वर्ड्स को ओमिट कर दे, तो उसके लिए एलिप्सिस लगाएं। और अगर कोई और मतलब मुदाखलत हो जाए, ठीक है, कोई नागहानी आफत आ जाए, कुछ हो जाए, तो उसके लिए जो है आप हाइफन लगाएं। और इसके अलावा आप कुछ लिख रहे हैं ना एक लाइन में, लाइन एंड हो जाए और फिर आपने नीचे लिखना है, तो उसके लिए आप जो है हाइफन का वहाँ यूज़ करें, ठीक है। और एम डैश का कहाँ करना है? कौन सी मुदाखलत हो, कोई नागहानी आफत आ जाए या फिर कोई डिस्टर्ब कर दे, इंटरप्शन कर दे हमारी बात में, तो उसके लिए एम डैश लगाएं। उसके बाद है ब्रैकेट्स, ये गोल देख लें, इसे प्रिंथेसिस कहते हैं या राउंड ब्रैकेट्स। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ होगी, और आफ्टर थाट्स के लिए, मतलब जो कि बाद वाली थाट्स होती हैं, प्री थाट नहीं होती, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। ये नीचे वाली देखें, ये ब्रेसिस है या करली ब्रैकेट्स हैं। चॉइस को लिस्ट, चॉइसेस की लिस्ट बताने के लिए यूज़ होगी। स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है फॉर एडिट्स टू कोटेशंस, ये इस्तेमाल होगी कोटेशनों वगैरह को बताने के लिए, ठीक है, उनकी एडिटिंग के लिए, उनमें जो चेंज आया है उन कोटेशंस में वो बताने के लिए। और इसे बॉक्स ब्रैकेट्स भी कहेंगे, बॉक्स लाइक है ना, ये देखो। और एंगल ब्रैकेट्स इससे कहेंगे, और चीवरॉन्स, ठीक है, एंगल ब्रैकेट्स या फिर चीवरॉन्स, ये क्यों यूज़ होगी? फॉर साइड कमेंट्स, साइड कमेंट्स उस पर तबसरे बताने के लिए, और कोटेशन मार्क्स के तौर पर भी जो है आप इसे यूज़ कर सकते हैं, चिवरॉन या एंगल ब्रैकेट्स को। तो ये हमारे सारे आर्टिकल एंड हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।